भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा। भाई कोई जो लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता था उनको जेल में डाल देती थी। जनता पार्टी की सरकार आया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो जो जो इंदिरा गांधी ने प्रावधान को बदला था सामान्यतः सारे प्रावधान को हूबहू फिर से 13 जज मिल करके इस मामले की सुनवाई किए थे। जो आर्टिकल प्रधानमंत्री की शक्ति को सीमित करता था उसको बदल देती थी। 6 दिसंबर 1992 में क्या किया गया था? बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार गिरी। का बहुत बेहतर टॉपिक में लिया हूं, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। क्या मुस्कुराया छोटा सा? अरे हंसते होता तो तोड़ देंगे तुम लोग। देखो प्रस्तावना जो है, अगर बात किया जाए तो प्रस्तावना है क्या? संविधान की जितनी भी अच्छाइयां है ना, उस सबको एक पेज पे लिख दिया गया है। और वही पेजवा जो है ना, वो क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है। जैसे आप कोई भी किताब खरीदते हैं तो किताब के पहले पेज पे एक प्रीफेस लिखा रहता है, लेखक की कलम से लिखा रहता है। मतलब कि उस किताब को बनाने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या था, उस किताब को बनाने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रख के उस किताब को बनाया गया है, वो किताब कौन कौन से एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा, पूरा निचोड़ जो होता है किताब एक पेज पे लिख दिया जाता है। सेम वही चीज हमारा प्रियम्बल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मैं एक किताब मानूं, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक किताब मानूं, तो जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो प्रस्तावना है उसका एक प्रीफेस है। संविधान की जितनी भी खूबसूरती है ना, जितना खूबसूरती है सब प्रियम्बल पे लिख दिया गया है। आप लोग एनसीईआरटी किताब पढ़े होंगे। एनसीईआरटी किताब में शुरू में या लास्ट में ऐसे कुछ दिया रहता है। जैसे मैं एक एनसीईआरटी किताब दिखा रहा हूं मैं, उसमें लिखा है, देखिए क्या लिखा है, देखिए ऐसे इसी टाइप में आप लोग देखे होंगे। देखिए लिखा है कि नहीं एनसीईआरटी किताब। ये कौन से क्लास की है जी? क्लास 7th की है ये, बाल महाभारत कथा। बाप रे बाप। ठीक ना? हाँ तो देखिए पहले ही पेज पे लिखा, देखिए भारत का संविधान उद्देशिका, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, अंग्रेजी प्रियम्बल कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौमा समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, उस समय का हिंदी में डेट लिखा है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कुछ कुछ वर्ड आपको ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इसे सोवरिन कहा जाता है अंग्रेजी में। समाजवादी क्या होता है, उसे अंग्रेजी में कहा जाता है सोशलिस्ट। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, उसे सेकुलर कहते हैं। सेकुलरिटी क्या होती है, सेकुलरिज्म क्या होता है। लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है। गणराज्य क्या होता है, ठीक ना, डेमोक्रेसी क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, रिपब्लिक किसे कहते हैं, ठीक ना। तो ये सब वर्ड आपको देखना है। अब इसमें देखा गया है व्यक्ति को न्याय की बात करता है, संविधान व्यक्ति को न्याय देने की बात करता है। देखिए 3 प्रकार के न्याय देने की बात करता है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। फिर व्यक्ति को स्वतंत्रता की बात करता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है संविधान। कौन कौन? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। अपने विचारों के स्वतंत्र हैं, आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति की, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। विश्वास की, आप विश्वास करिए। आपको धर्म की भी आजादी है और आपको उपासना की भी आजादी है। इस सब की आपको क्या है? आजादी है। देखिए कितनी खूबसूरत चीज, जो संविधान आपको दे रहा है वो चीज में लिखा गया है। फिर सभी व्यक्ति के बारे में बोला है, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि सबको समान अवसर दिया जाएगा। कोई भी चीज अगर देश में आ रहा है तो सबको बराबर का अधिकार होगा, ठीक है। दूसरा, सभी आदमी में क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, यानी कि सभी में क्या है? व्यक्ति की गरिमा, हर आदमी की अपनी अपनी क्या है? एक गरिमा है, एक अपनी मर्यादा है, अपना अपना एक सम्मान है, ठीक ना। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और वह आदमी क्या करे? राष्ट्र की एकता को और अखंडता को बनाए रखे।
समझ आ रहा ना, ये सब प्रियम्बल से देखने को मिलता है। तो प्रियम्बल आप देखेंगे तो ये आपका प्रियम्बल रहा, यानी कि प्रस्तावना रहा। ठीक है, तो प्रस्तावना से संबंधित एग्जाम में कुछ प्रश्न आते हैं। तो पहले प्रश्न क्या पूछेगा, ये प्रश्न पूछेगा कि प्रस्तावना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। हम आपको संविधान सभा में बताए थे कि लगभग 61 देशों का संविधान पढ़ करके हमारा संविधान बनाया गया है। जिस जिस देश से जो जो चीज अच्छा लगा है ना, वो चीज हम अपने संविधान में ले लिए हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रस्तावना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर किस देश का प्रावधान है, तो वो प्रभाव है, वो है ऑस्ट्रेलिया का। दो क्वेश्चन, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना पर किस देश की भाषा का प्रभाव है, भाषा का प्रभाव है, वो है ऑस्ट्रेलिया का। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तब देखेंगे, थोड़ा सा मैं कुछ लिख देता हूं। अगर पूछेगा प्रस्तावना का प्रावधान, प्रावधान किस देश से लिया गया है, अमेरिका से, यूएसए से, लेकिन भाषा का प्रभाव किस देश पे है, भाषा का प्रभाव किस देश की भाषा का प्रभाव है प्रस्तावना पर, वो है ऑस्ट्रेलिया की। किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की भाषा क्या, ऑस्ट्रेलिया की भाषा का प्रभाव है। ठीक है, ठीक। अब प्रश्न ये आता है कि प्रस्तावना एक्चुअल में है क्या। तो प्रस्तावना जो है, अभी मैं बताऊं, संविधान के आदर्शों का, अच्छाइयों को दिखाती है, यानी कि संविधान का जो आदर्श है, ठीक ना, जो अच्छाई चीज है उसको दिखाती है। और आकांक्षा, क्या चाहती है व्यक्ति से, अपनी जनता से संविधान क्या चाहती है, उसका भी उल्लेख करती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है वह प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, आदर्श, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इतना समझ में आया, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, मैं आपको याद करिए संविधान सभा में पढ़ाया था, ठीक है ना, क्या बताया था कि आखिर में सुनो, पहले यह भी जानेंगे कि प्रस्तावना आया कहां से। पहली बात, हम सब लोग जानते हैं कि देश संविधान जब लागू हो गया तब जाके प्रियम्बल को लागू किया गया था, ठीक है ना। तो प्रस्तावना आया कैसे, ये जो प्रस्तावना जो आया है ना, वो नेहरू जी द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक में हुआ था, जो प्रस्तुत किए थे, वहीं से हमारा प्रस्तावना आया है। यानी कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक, याद करिए मैं आपको बताया था, संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना का रूप लिया, प्रस्तावना का रूप लिया। समझ आया कि नहीं। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वही चल करके आगे क्या बना, प्रस्तावना का रूप लिया, या प्रस्तावना बना, ठीक है ना। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न भी आते हैं। प्रश्न ये आता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। तो प्रस्तावना में मात्र अब तक एक बार संशोधन किया गया। कितनी बार, एक बार। प्रस्तावना में अब तक, मतलब कि प्रस्तावना में, मैं लिख देता हूं, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया, एक बार संशोधन किया गया है। अब वो कौन सा संशोधन था, वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा था आपका, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और इसके तहत प्रस्तावना में 3 ठो नया शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया है, पहला जोड़ा गया समाजवादी, समाजवादी, समझ आ रहा ना, सोशलिस्ट वर्ड। फिर पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता कहिए या धर्म निरपेक्षता कह लीजिए, ठीक ना, सेकुलरिज्म। फिर है आपका अखंडता, क्या, अखंडता। समझ आ रहा ना, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कभी कभी सीरियल वाइज तो देता है, दे देगा, कहेगा कि अरेंज करिए, नंबरिंग से अरेंज करिए। तो पहले आएगा धर्म समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्षता, फिर आएगा अखंडता। मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, और ये संशोधन किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था।
42वां संविधान संशोधन को, ठीक है ना। आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन को ना इतना ज्यादा, उसके तहत इतना ज्यादा संविधान में बदलाव कर दिया गया कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लग गया। बहुत ज्यादा बदलाव हुआ था। इंदिरा गांधी ने इतना ज्यादा बदलाव किया था। हम जानते हैं कि 1975 में देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई और 1978 तक नेशनल इमरजेंसी लगा था, यानी कि लगभग 2 वर्ष हम कह सकते हैं, 21 माह तक देश में नेशनल इमरजेंसी लगा था। 21 महीने तक देश में नेशनल इमरजेंसी लगा था। और जो लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता था उनको जेल में डाल देती थी। विपक्ष बचबे नहीं किया, विपक्ष बचबे नहीं किया। जो लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ होता था उसी को जेल में डाल दिया, विपक्ष कोई था ही नहीं। और जो लोग उनके खिलाफ होता सबको जेल में डाल करके क्या की, संशोधन करना चालू कर दी। जिस संविधान के जिस आर्टिकल से उनको दिक्कत होती थी, जो आर्टिकल प्रधानमंत्रियों की शक्ति को सीमित करता था, उसको बदल देती थी। अपने आप एकदम टॉप पे लाने की कोशिश की थी। मतलब राष्ट्रपति से भी ऊपर, यहां तक कि संविधान से भी ऊपर अपने आप को समझती थी। लेकिन उनके, ठीक ना, संविधान से ऊपर अपने आप को समझती थी, समझ रहे नहीं। तो इतना ज्यादा इन्होंने संशोधन कर दिया था 42वां संविधान संशोधन के तहत कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। इतना ज्यादा संशोधन, एक छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन बना दी थी। लेकिन जैसे 1977 में जब चुनाव हुआ, जनता पार्टी की सरकार आया, ठीक है ना, इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, जनता पार्टी की सरकार आया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो जो जो इंदिरा गांधी ने प्रावधान जो बदला था, सामान्यतः सारे प्रावधान को हूबहू फिर से कर दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। 42वां संविधान संशोधन की इंदिरा गांधी और 44वां संविधान संशोधन किया गया हूबहू वही प्रावधान को लागू करने के लिए, सामान्यतः कर दिया गया। जो भी गड़बड़ था उसको फिर से वही कर दिया गया, ठीक है। तो ये 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। समझ आ रहा है नहीं? अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, ध्यान देंगे। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रश्न ये पूछा जाएगा कि समाजवादी पद निरपेक्षता और अखंडता, ये हो गया। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया। प्रस्तावना में भारत जो वर्ड है कितनी बार आया है? 2 बार आया है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद भारत कहीं नहीं आएगा, समझ रहे ना। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख, यानी कि भारत शब्द, ये पूछा गया क्वेश्चन है, भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार आया जी? 2 बार किया गया है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, प्रस्तावना संबंधित कुछ मामले भी हैं आपके, कुछ सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना को लेकर के कुछ मामला भी आया। तो मामला क्या था मैं आपको बता देता हूं। प्रस्तावना संबंधित क्या क्या मामला था। पहला मामला था बेरूबारी का मामला, बेरूबारी बनाम भारत संघ, ठीक है ना। ये 1960 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला है कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी कि प्रस्तावना जो है, मैं यहां लिख रहा हूं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। तो पूछा गया तो प्रस्तावना है क्या भाई, क्यों इसको संविधान में शामिल किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने विवेचना किया, फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। क्या है? संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। यानी कि जो लोग संविधान बनाए हैं, आखिर में संविधान बनाने के पीछे उनका विचार क्या था, तो उनके विचारों को अगर जानना है तो प्रस्तावना को पढ़िए, समझ रहे ना। तो प्रस्तावना जो है क्या है? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। प्रश्न कई बार पूछा गया कि किस केस में, यानी किस वाद में या किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है? तो बेरूबारी बनाम भारत संघ के मामले में, समझ रहा है। एक मामला और था, एक मामला है सबसे इंपॉर्टेंट मामला, वो है केशवानंद भारती का मामला। कौन है? केशवानंद भारती का मामला। केशवानंद भारती बनाम, वर्सेस भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में, बनाम भारत संघ। एक्चुअल में ये केरल का मामला था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया
तो ये क्या हो गया, भारत संघ का मामला हो गया। ये था 1973 का मामला, 1973 का मामला था, 1973 का मामला था। 13 जजों की बेंच बैठी थी, 13 जज मिल करके इस मामले की सुनवाई किए थे। एसएम सीकरी इस बेंच के क्या थे, अध्यक्ष थे। लगातार 68 दिनों तक सुनवाई चली थी, इतना हैवी मामला था। सरकार इसको नाक पे ले ली थी इस मामले को, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने नाक पे ले लिया था। वो दिखना चाहता था कि सरकार बड़ा है कि संविधान बड़ा है। फैसला दिया, इंदिरा गांधी को बताया कि सरकार जो है संविधान से बड़ा नहीं है, देश में सबसे टॉप पे क्या है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद सब लोग है। सरकार कितना भी पावरफुल हो जाए, संविधान से बड़ा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इस मामले में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सॉरी, इसमें बेरूबारी बोला क्या था, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती के मामले में अपने फैसले को बदल दिया और बोला कि अब से प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, अभिन्न हिस्सा है, और संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। ठीक है ना, सभी भागों में संशोधन, यानी प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। अरे भाई, तबे ना 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ भाई। 1973 में फैसला आ गया, तो देखो प्रस्तावना में संशोधन किया गया कि नहीं, 1976 में 3 नया शब्द जोड़ दिया गया, समझ में आया कि नहीं। तो इस मामले में फैसला दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और संसद जो है संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। लेकिन संसद ऐसा संशोधन नहीं करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, संसद ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कमजोर हो जाए। मतलब ऐसा संशोधन करेगी संविधान और मजबूत हो, ये नहीं कि कमजोर हो जाए। यानी बेसिक स्ट्रक्चर का एक वर्ड दिया कि संसद खूब संशोधन करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कमजोर नहीं होना चाहिए। अब सरकार बोला भाई तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो बताया एकाध को कि लोकतंत्र इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ऐसा नहीं कि आप लोकतंत्र संशोधन करके लोकतंत्र को हटा देंगे, सबको वोटिंग करने का अधिकार छीन लेंगे, यही तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, समझ ना, लोकतंत्र को आप नहीं हटा सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पंथ निरपेक्षता भी क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि जैसे जैसे मामला आता जाएगा ना, समय समय पर हम आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है, आप संशोधन करते रहिए ना, समझ आया कि नहीं। तो केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल जो है संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है, अभिन्न अंग है, अंग है यानी कि भाग है। और संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और कैसा संशोधन करेगी, ऐसा संशोधन करेगी जिससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, इसे हिंदी में कहते हैं मूलभूत संरचना, मूलभूत ढांचा कहिए या संरचना कहिए, ढांचा ही लिख देता हूं, मूलभूत ढांचा का मजबूतीकरण होता हो, मजबूतीकरण होता हो। समझ में दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को कैसे कैसे बदल रहा है। एक बात याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले को दिएगा, मान ली पीछे कोई फैसला दिया है, अगर उस फैसले को अगर बदलना है तो जितने लोगों ने मिलकर के उस फैसले को दिया है ना, उससे ज्यादा लोग रहेंगे तभी उस फैसले को बदल सकते हैं। समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए कि कोई फैसला है, कोई मामला है, ठीक है ना, जैसे आज कोई मामला है, आज के मामले में 7 जजों ने फैसला दिया है, ठीक है ना, और फिर इसी मामले को अगर ऐसा ही कोई मामला आता है 2 साल बाद, तो अगर इसी जो फैसला दिया गया है फिर उस फैसले को बदलना हो तो 7 से ज्यादा जज चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं,
7 से ज्यादा जजों की बेंच बैठेगी, न्यायाधीशों की बेंच बैठेगी, न्यायमूर्तियों की बेंच बैठेगी, तब जाके वो फैसला बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपना दिया गया फैसला बदल सकती है, समझा रहे ना? लेकिन कब बदलेगी? जब जितने लोग वो फैसले को दिए हैं उससे ज्यादा लोग जज रहेंगे, तभी वो फैसले को बदलेगी। तो बेरुबारी में कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, केशवानंद भारती में कह दिया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसी तरह एक और मामला आया था, वो मामला था आपका, आप ध्यान देंगे, एस आर बोम्मई का मामला था। क्या था आपका? एस आर बोम्मई का। मैं इसको अब मिटाता हूं। एस आर बोम्मई, सोमैया रप्पा बोम्मई, जो कर्नाटक के सीएम थे। हुआ यह था कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को क्या किया गया था? बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और उसको लेकर के 6 राज्यों की लगभग संलिप्तता थी, सरकारों की संलिप्तता थी जो उसका समर्थन कर रहे थे। तो 6 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उसमें मेन भूमिका निभाया था कर्नाटक। तो कर्नाटक को लगा कि गलत तरीके से मेरे सरकार को गिराया गया है, ठीक है? तो उसने क्या किया? जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को और जो बाकी जो 6 राज्य थे उनको मिला करके एक केस बनाया, सोमैया रायप्पा बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला 1994। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पंथ निरपेक्षता यानी धर्म निरपेक्षता संविधान की मूलभूत ढांचा है, इससे कोई भी सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। समझ आएगा नहीं? यानी कि एक केस और आएगा, थोड़ा सा लिख लेंगे आप लोग, एस आर बोम्मई, बोम्मई, बम्बई नहीं है, बोम्मई बनाम भारत संघ। ये मामला था 1994 का और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या दिया? कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है और कोई भी सरकार इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, ठीक है? अब देखेंगे प्रस्तावना एक्चुअल में किन किन चीजों को दर्शाता है, ठीक ना? प्रस्तावना जो है, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं। अब अगला टॉपिक है, ठीक है? अब देखेंगे प्रस्तावना जो है क्या क्या दर्शाता है। तो प्रस्तावना में जो है ना, संविधान के कुछ तत्व देखने को मिलते हैं, ठीक ना? संविधान में उल्लेखित प्रमुख तत्व, प्रस्तावना में संविधान में उल्लेखित प्रमुख तत्व देखने को मिलते हैं। पहली बात, जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि संविधान पावर कहां से पाता है। समझ रहे ना? क्या पाता है? संविधान पावर कहां से पाता है, ठीक है? यानी कि उसको मैं कहूंगा संविधान का स्रोत। क्या कहूंगा मैं? संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत। दूसरा है संविधान का स्वरूप, संविधान का स्वरूप। मतलब प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा संविधान का स्वरूप कैसा है। फिर है आपका संविधान का उद्देश्य, यही दिखाता है ना प्रस्तावना। जब आप पढ़ेंगे यही चीज आपके पढ़ने पर पता चलेगा कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान पावर कहां से पाता है, ठीक ना? दूसरा, संविधान का स्वरूप कैसा है, और तीसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है। समझ आ रहा है नहीं? तो संविधान के स्रोत की बात की है तो संविधान का जो स्रोत है ना, हम भारत का लोग है। क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग अर्थात जनता। संविधान जो है पावर कहां से पाता है? जनता से पावर पाता है। समझ आ रहा ना? दूसरा, संविधान का स्वरूप कैसा है? तो पहला है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सोवरेन। क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक ना, लोकतांत्रिक,
तथा गणतंत्र, लोकतंत्र कसते हैं, लोकतांत्रिक कसते हैं, तथा गणतंत्रात्मक। तात्मक, तात्मक सही है ना? तंत्रा कहीं से मास्टर साहब हिंदी लिखना नहीं आ रहा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, ठीक ना? और संविधान का उद्देश्य क्या है? पहली बात तो व्यक्ति को न्याय देना। क्या देना? न्याय। और कितने प्रकार का न्याय देना? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कोई दिक्कत? हाँ। दूसरा, व्यक्ति को स्वतंत्रता देना। अभी मैं शुरुआत में पढ़ा हूं तो आपको बताया था कि स्वतंत्रता की बात करता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। क्या क्या? विचार, विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की। तो इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है, यानी कि व्यक्ति की गरिमा की भी बात करता है, ठीक ना? एकता एवं अखंडता की बात करता है। किसकी एकता अखंडता? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की। तथा बंधुत्व विचारधारा की बात करता है, बंधुत्व या भाईचारे की बात करता है। समझ आया कि नहीं? ये है आपका प्रस्तावना, आप पढ़ेंगे तो यही चीज आपको दिखाई देगा। समझ आया कि नहीं? अब एक एक चीज का आप विवेचना सुनिए। पहली बात, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, जैसे उसका मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूं, देखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को अंग्रेजी में कहते हैं सोवरिन। क्या कहते हैं? सोवरिन। मतलब देश के अंदर जो भी फैसला लेना होगा, सरकार जो होगी किसी बाहरी शक्ति के दबाव में अपने देश के अंदर कोई फैसला नहीं लेगी। मतलब सरकार अपने देश के अंदर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगी। अब ये नहीं यूनाइटेड नेशन कहेगा कि इंडिया गवर्नमेंट को क्या आप ये फैसला करिए या ये नियम करो, ऐसा नहीं है। हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या है? सोवरिन। हमारा जो देश है क्या है? सोवरिन कंट्री है। यानी कि संविधान के तहत जो भी सरकार बनेगी वो सरकार अपने फैसले लेने के लिए क्या होगी? स्वतंत्र होगी, किसी विदेशी शक्ति के दबाव में फैसले नहीं लेगी। समझ आ रहा है? दूसरा, समाजवादी। समाजवादी क्या होता है? कहा गया है कि देश के जितने भी क्या कहते हैं भौतिक संसाधन है उस पर सरकार का क्या होगा? अधिकार होगा, और सरकार सभी की भलाई के लिए समुचित कदम उठाएगा, समुचित नियम कानून या ऐसा काम करेगा जिससे सभी का विकास हो सके, ठीक है ना? देश के जितने भी भौतिक संसाधन उस पर किसका अधिकार है? सरकार का। भाई रेलवे स्टेशन तुम्हारा है? नहीं, सरकार का। बस स्टेशन सरकार का, एयरपोर्ट सरकार का, बड़ी बड़ी मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां सरकार की है कि नहीं? तो जितनी भी सरकारी चीजें हैं, ठीक ना, तो सरकार का ही उसका अधिकार है, यानी कि जितने भी भौतिक संसाधन उस पर किसका अधिकार है? सरकार का। और सरकार सभी की भलाई के लिए उसका क्या करेगा? समुचित उपयोग करेगा, ठीक है? ये होता है समाजवादी विचारधारा। नेहरू जी जो थे ना समाजवादी विचारधारा के थे, वो सबका साथ सबका विकास, आज जो मोदी जी कह रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो उस समय कह गए थे, ठीक ना? तीसरा क्या है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता, मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, किसी भी व्यक्ति को पंथ को मानने से या धर्म को मानने से रुकता नहीं है, ठीक है ना? पहली बात, हमारे देश का कोई विशेष धर्म नहीं है। जैसे सऊदी अरब जाएंगे तो कहेगा, वो कहता है कि मैं मुस्लिम कंट्रीज हूं। पाकिस्तान जाएंगे तो अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया गया, बांग्ला भी अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया गया। लेकिन इंडिया कौन सा कंट्री है? कोई, इसका धर्म सेकुलर कंट्री है, कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। समझ आ रहा ना? यानी कि सभी को अपने धर्म मानने की आजादी होगी। मतलब जो देश है वो किसी विशेष धर्म की उपेक्षा नहीं करेगा। समझ आ रहा? सभी धर्म के लोगों को समान दृष्टि से देखेगा। अब पहली बात, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारा देश धर्म विरोधी देश है। नहीं, धर्म नहीं होना यानी कि सभी धर्मों की समान दृष्टि से देखेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि धर्म विरोधी हो गया, नहीं, धर्म विरोधी देश नहीं है। समझ रहा ना? तो धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष जो होता है ना, धर्म में भी बहुत सारे छोटे छोटे पंथ बने होते हैं।
जैसे आप देखेंगे हिंदू धर्म है ना, तो हिंदू धर्म में बहुत सारे छोटे छोटे पंथ बने हुए, जैसे कोई वैष्णव धर्म का है, कोई शिव चर्चा वाला है, और क्या, कोई भगवान शिव को मानने वाला है, शैव संप्रदाय है, कोई कपालिक है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे पंथ बने हुए कि नहीं। तो हमारा जो देश है वो पंथ में विभेद नहीं करता है, तो धर्म में कहां विभेद करेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मुसलमानों में भी तो दो पंथ होता है, शिया और सुन्नी। तो देश जो है शिया और सुन्नी में भी विभेद नहीं करता है, तो धर्म तो दूर की बात है। तो ये हुआ आपका पंथ निरपेक्षता। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि भारत का जो शासन व्यवस्था होगा ना, वो लोकतांत्रिक होगा। पार्टिकुलर किसी निश्चित समय के लिए सरकार चुनी जाएगी, ठीक है ना। पर्टिकुलर किसी निश्चित समय के लिए सरकार चुनी जाएगी, उसे कहते हैं लोकतंत्र। यानी कि जनता की भागीदारी, जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को ही क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। समझा ना। तो लोकतंत्र क्या होता है? यानी कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अगर देश पे शासन करता है तो वो देश कैसा देश कहलाता है? लोकतांत्रिक देश कहलाता है, जिसमें जनता की भागीदारी हो। तो नेक्स्ट है गणतंत्रात्मक। रिपब्लिकन कंट्री है। क्या है? रिपब्लिकन। रिपब्लिक समझते हैं कि नहीं? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बताइए, ब्रिटेन और भारत का मैं एग्जांपल लेता हूं। बताइए, ब्रिटेन क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है? है। वहां पे भी चुनाव होता है कि नहीं? 5 साल के वहां पे भी चुनाव होता है। क्या भारत भी डेमोक्रेटिक कंट्री है? है। भारत भी डेमोक्रेटिक है, वहां पे भी लोकतंत्र है। लेकिन क्या ब्रिटेन गणतंत्रात्मक देश है, रिपब्लिकन कंट्री है? नहीं है। तो क्या सॉरी, भारत रिपब्लिकन कंट्री है। लेकिन क्या ब्रिटेन रिपब्लिकन कंट्री है? क्या नहीं है। ब्रिटेन रिपब्लिकन कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिपब्लिकन कंट्री उसे कहते हैं जैसे जिस देश का अध्यक्ष, जिस देश का राजा या जिस देश का मालिक पार्टिकुलर समय के लिए निर्वाचित होता है, वह देश क्या होता है? वो देश आपका रिपब्लिकन कंट्री होता है। जैसे भारत के राजा कौन है? वो है आपके राष्ट्रपति। हमारे जो भारत के राजा है, हमारे जो देश के मालिक है, वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो पद है किसी बपौती है क्या? नहीं। हर 5 साल पे चुनाव होता है कि नहीं? तो हमारा देश कैसा हो गया? रिपब्लिकन कंट्री। लेकिन ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति का पद है कौन संभाला हुआ है? वो वहां का राजा संभाला हुआ है। ब्रिटेन का मालिक कौन है? राजा है। और चूंकि राजा का पद वंशानुगत हो गया है, भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा। भाई कोई एलिजाबेथ मरी है तो फिर कोई प्रिंस बन गया है उसी खानदान का, फिर कोई मरेगा तो उसी खानदान का कोई और बन जाएगा। तो ये वंशानुगत पद चल रहा है, इसलिए ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन रिपब्लिकन कंट्री नहीं है। सिंपल बात, जिस राष्ट्र का अध्यक्ष पार्टिकुलर समय के लिए निर्वाचित होता है वह देश रिपब्लिकन कंट्री कहलाता है। इतना याद रखना। समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब है संविधान का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति को न्याय देगा। 3 प्रकार के न्याय की बात करेगा। सामाजिक न्याय, मतलब समाज में सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे, किसी भी अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्थिक न्याय, ठीक है ना। आर्थिक न्याय मतलब कि वही, सामाजिक न्याय मतलब कि जाति पाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्थिक न्याय मतलब अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सभी लोग समान होंगे। अगर कोई कानून बनेगा तो अमीर के लिए जो सजा होगी वही गरीब के लिए सजा है, या जो गरीब के लिए सजा है वही अमीर के लिए सजा है। और राजनीतिक न्याय, राजनीति के क्षेत्र में सबको बराबर का मौका दिया जाएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सबको अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ सकता है। समझ? ये न्याय की बात करता है। दूसरा स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया गया, विचार की, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। विश्वास की, आप जिस पंथ में विश्वास करिए, ठीक है, आपको विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म की, जिस धर्म को आप मानिए और उस धर्म की उपासना करने की, जो भी कर्म कांड है उसको करने की आपको आजादी है, स्वतंत्रता है। और अभिव्यक्ति की, बोलने की भी आजादी है। अभिव्यक्ति 2 तरीके से हो सकता है। चुप रह के भी तो आप अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं, मौन रह के भी तो आप अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं कि नहीं? तो अभिव्यक्ति की भी आजादी है। तीसरा, व्यक्ति की गर्म, हर आदमी अपने में यूनिक है। एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। और क्या है? बंधुत्व और भाईचारा। सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि देश में भाईचारे की भावना पैदा करें। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लड़ना चालू कर दे। समझ ना? सब लोग क्या हैं? भाई हैं। ठीक है, ये थी हमारी प्रस्तावना। अब कुछ एग्जाम के बेसिस थोड़ा देखते हैं, कुछ एग्जाम के बेसिस कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आप लोगों को? अरे हाँ सर एकदम। तुमको जी टुक टुक है ना, मजा आया ना?
ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, अब प्रश्न कुछ एग्जाम के बेसिस थोड़ा देखते हैं कुछ क्या क्या प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी पूछेगा संविधान की आत्मा, यानी भारतीय संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, दो क्वेश्चन में लिख रहा हूं किसे कहा गया है, और एक डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, संविधान की आत्मा किसे कहा है। तो दोनों का आंसर अलग अलग है। केवल आपसे प्रश्न ये पूछेगा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप प्रस्तावना मार के आएंगे। क्या मार के आएंगे? प्रस्तावना, प्रियम्बल। और जब आपसे पूछेगा भीमराव अंबेडकर किसे संविधान की आत्मा मानते हैं, माने भीमराव अंबेडकर किसको संविधान की आत्मा मानते हैं, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों, ये फंडामेंटल राइट में है, उपचारों का अधिकार, और ये है आर्टिकल 32। संक्षेप में आर्टिकल 32 कह सकते हैं। आर्टिकल 32 को ये संविधान की आत्मा मानते हैं। जब आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो उसमें हम आपको बताएंगे संवैधानिक उपचार है क्या। तो जब आपसे पूछेगा संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना। अब भीमराव अंबेडकर किसे संविधान की आत्मा मानते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना, यानी कि आर्टिकल 32 को। अच्छा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना किसने कहा है कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा, वो है ठाकुर दास भार्गव। कौन है? ठाकुर दास भार्गव ने क्या माना है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना है। लेकिन हर जगह इनका नाम नहीं लिखा रहता। ये संविधान सभा के एक वरिष्ठ सदस्य थे। समझ आया? चलिए ठीक है। हाँ, अब प्रश्न ये भी पूछता है कि विश्व का पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन बना, विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र या देश कौन बना, तो वो बना अमेरिका। तो फर्स्ट, विश्व का फर्स्ट, ऐसे लिखता हूं, वर्ल्ड का या विश्व का फर्स्ट या प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। समझ है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये रही आपकी प्रस्तावना। इससे आए दिन अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं जी, आप देखेंगे ना, तो बहुत लाजवाब लाजवाब प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है, तो किसने सबसे बड़ा भारत का संविधान को माना है, सर आइवर जेनिंग्स। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो किसने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ने माना है कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। तो ये रहा आपका प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। चलो ये खत्म हो गया टॉपिक, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे।